जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉर स्पेशल। आज हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट, डेफिनेशन एंड टाइप्स। सबसे पहले जब एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए सबसे पहले हमारा जो मोटिव होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं कि जो भी हमारा कंटेंट है, जो क्वेश्चन किया गया है, उसके बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उससे अवगत कराते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर देते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप में आता है यहाँ पर डेफिनेशन, कि जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसके बारे में किसी भी महानुभाव ने या फिर किसी भी संस्था ने कोई डेफिनेशन दी है उसके बारे में, या फिर उसको डिफ़ाइन किया गया है, तो उन वर्डों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। ये यहाँ पर जो सेकंड फेज है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट स्टेप है उसको बताने का प्रयास किया गया है। आइए इसके बारे में जानते हैं। स्वर्ण स्थिरता को विभिन्न संगठनों द्वारा समय समय पर अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, जिसमें से कुछ निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब यहाँ पर बताया गया है जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको अनेक ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने टाइम टू टाइम अनेक प्रकार के जो डेफिनेशन है उनके द्वारा उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया है। ये यहाँ पर बताया गया है। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संस्थान 1991 के अनुसार श्रवणबाधित उसे कहा जाता है जो सामान्य रूप से सामान्य ध्वनि को सुनने में अक्षम हो। सेकंड दिया गया है इसके अंदर राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद 1992 के अनुसार जब बधिरता 70 डेसिबल हो तो व्यावसायिक तथा जब 55 डेसिबल तक हो तो उसे शिक्षा के लिए प्रयोग में। अब यहाँ पर जो फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है ये बताई गई है WHO के अनुसार, सेकंड बताई गई है RCI के अनुसार, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार। जो थर्ड डेफिनेशन बताई गई है आइए उसके बारे में जानते हैं। योजना आयोग एवं विकलांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार जब व्यक्ति श्रवण अक्षम बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की अक्षमता रखता है या क्षमता रखता है। इसके अंदर बताया गया कि जो नॉर्मल बच्चे के लिए हियरिंग लेवल होता है वो होता है 10 to लेकर 25 तक, ये इसका एक हियरिंग लेवल बताया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जब 60 डेसिबल तक की साउंड में ना सुने, उससे ऊपर की जब साउंड को सुनता है तो उसको हम श्रवण अक्षम कहते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसमें जो आपने फर्स्ट डेफिनेशन देखी गई है उसके अंदर आप देख पाएंगे कि जो RCI ने डेफिनेशन दी गई है उसके अंदर 70 डेसिबल का जो जिक्र आया है। इस 70 डेसिबल के जिक्र में क्या बताया गया है यहाँ पर कि जिसका हियरिंग लॉस 70 डेसिबल होगा तो उसको व्यावसायिक यानी कि उसको ट्रेनेबल हम मानेंगे, उसको हम एजुकेशन के क्रम में नहीं ला सकते। ये यहाँ पर जो RCI है उन्होंने कहा है। इस डेफिनेशन के अंतर्गत जो बताया गया वो हम यहाँ पर यही समझ सकते हैं। नेक्स्ट फेज में दिया गया इसके अंदर कि 55 डेसिबल। अब 55 डेसिबल का जो बच्चा है उसको हम एजुकेटेड बना सकते हैं, उसको एजुकेशन दे सकते हैं। इन द सेंस यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि उसको हम स्पीच ट्रेनिंग वगैरह करा सकते हैं। ये वाले बच्चे जो आते हैं ये मॉडरेट फेज तक रहते हैं या सीवियर फेज तक रहते हैं, जिसको हम स्पीच करवा सकते हैं, स्पीच ट्रेनिंग दे सकते हैं। थर्ड दिया गया इसके अंदर, ये हमने देख लिया है कि इसके अंदर जिन बच्चों का जो हियरिंग लॉस है या फिर जो सुनने की क्षमता है वह 60 डेसिबल से कम होगी तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं, लेकिन जब इससे ज़्यादा होगी, अगर वो इससे ऊपर तक की जो साउंड है उस पर जाकर सुनेगा तो उसको हम हियरिंग इम्पेयर्ड कहेंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। फोर्थ दिया गया इसके अंदर समाज कल्याण के अनुसार जो MHRD है उसके अकॉर्डिंग जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, आइए उसके बारे में जानते हैं। जब किसी व्यक्ति के एक कान में 60 डेसिबल श्रवण स्थिरता हो तथा दूसरा कान अच्छा हो तो वह उच्च शिक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। अब यहाँ पर बताया कि जिस बच्चे के अंदर जो श्रवण स्थिरता है, अगर वो एक कान से पीड़ित है या दोनों कानों में इतना है या फिर उससे कम है, तो उस वाले बच्चे को हम एजुकेटेबल समझ सकते हैं या फिर उसको हम शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। इसकी जो डेफिनेशन दी गई है ये दी गई है MSG के साथ, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। आगे दिया गया इसके अंदर उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि जब व्यक्ति
सुनने में अक्षम हो तथा दूसरों की सहायता लेता है, उसे यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति को श्रवण दोष है। श्रवण दोष एक अदृश्य एवं छुपी हुई अक्षमता है जो देखने से नहीं दिखाई देती। केवल कोई व्यक्ति हाथ या पैरों से अक्षम है तो वह बैसाखी, व्हीलचेयर, ट्राइसाइकिल इत्यादि का प्रयोग करता है, जिससे उसकी शारीरिक अक्षमता का पता चलता है। तथा एक मानसिक अक्षम बच्चा अपने हाव भाव, क्रियाकलापों तथा व्यवहार द्वारा यह साबित करता है कि वह बौद्धिक अक्षम है। अब इस जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताया गया कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं, जो HI बच्चे होते हैं, उनको हम देखकर दूर से उनके बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। किसी भी अगर हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को दूर से ऑब्जर्व करते हैं, उसके साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम बता नहीं सकते कि ये हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक छुपी हुई अक्षमता होती है, ये यहाँ पर बताया गया है, जिसको हम देखकर नहीं समझ सकते। और अन्य जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर CP वाले बच्चों को हम ले सकते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ले सकते हैं, ID वाले बच्चों को ले सकते हैं, जिनको हम उनके व्यवहार और उनकी एक्टिविटीज़, फिजिकली मूवमेंट के अकॉर्डिंग उनकी हम जो डिसेबिलिटी है या फिर अयोग्यता है उसके बारे में समझ सकते हैं। ये यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया है। इस पैराग्राफ को आप इंट्रोडक्शन के दौरान आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया है इसके अंदर श्रवण स्थिग्रस्ता का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसकी क्लासिफिकेशन या उसका वर्गीकरण किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। किसी भी समस्या या अध्ययन, निदान एवं समाधान के लिए उसका वर्गीकरण करना आवश्यक होता है। बधिरता का वर्गीकरण प्राय 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट दिया गया यहाँ पर गंभीरता के अनुसार, सेकंड दिया गया इसके अंदर प्रकार के अनुसार। फर्स्ट यहाँ पर जो गंभीरता के अनुसार दिया गया है उसके अंदर बताया गया इसकी जो परसेंटेज होती है या फिर डिग्री के बेसिस पर उनको हम इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसके अंदर जो सामान्य है वो बताया गया है 10 to 25 dB, माइल्ड बताया गया इसके अंदर 26 to 40 dB, मॉडरेट 41 to 55 dB, मॉडरेटली जो होता है उसके अंदर बताया गया 56 to 70 dB, सीवियर बताया गया इसके अंदर 71 to 90 dB, और प्रोफाउंड कैटेगरी में उन वाले बच्चों को रखा जाता है जिसका हियरिंग लॉस 91 dB HL या उससे अधिक होता है। ये यहाँ पर बताया गया क्लर्क के अनुसार। इसकी जो वर्गीकरण है जो बताया गया है, इसकी 3 प्रकार की जो कैटेगरी है वो बताई गई है। ये क्लर्क के अनुसार है। सेकंड दिया गया है इसके अंदर WHO के अनुसार, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। इसके अंदर भी हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, सीखेंगे इसको, और जो इसका शेड्यूल बताया गया, जो पैरामीटर्स इसके बताए गए हैं उनको अच्छे से एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करेंगे। ये होता है डिग्री बेसिस पर। आगे दिया गया इसके अंदर श्रवण अक्षमता की डिग्रीज़, ये यहाँ पर बताई गई हैं। श्रवण अक्षमता की डिग्री क्या होती हैं? 0 से लेकर 90 dBHL तक जिसकी श्रवण क्षति हो, जिसका हियरिंग लेवल होता है उसको हम सामान्य की कैटेगरी में रखते हैं। माइल्ड में रखते हैं जिसका 20 to 40 होता है। मॉडरेटली जिसका 41 to 70 होता है, और सीवियर लेते हैं 71 to 95, और प्रोफाउंड लेते हैं हम 95 dBHL से मोर देन। ये यहाँ पर इसका दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये यहाँ पर जो हमने देखा है ये गंभीरता के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं, या फिर इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के अकॉर्डिंग भी इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब यहाँ पर बताया गया प्रकार के आधार पर श्रवण अक्षमता का वर्गीकरण जब किसी के अनुसार किया जाता है तो उसे मुख्यतः 3 प्रकार या 3 प्रकार का के आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रकार के आधार पर या फिर टाइप के बेसिस पर। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर चलित श्रवण स्थिति, कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब ये जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है इसमें क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। जब बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड सामान्य हो, एयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड असामान्य हो, और दोनों के बीच की दूरी 10 dBl
10 डेसिबल से अधिक हो तथा इसे हम चलित श्रवण स्थितिग्रस्त कहते हैं। इसमें शिक्षार्थी के बाह्यकान या बद्य अथवा दोनों में समस्या हो सकती है, ये यहाँ पर बताया गया है। इसको हम जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। थ्रेशोल्ड होता है कि जो व्यक्ति का पीटीए निकाला जाता है, प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट किया जाता है, उसके अंदर का जो क्वालिटी निकाली जाती है उसको थ्रेशोल्ड कहते हैं। ये आपका जो ऑडियो में का सेशंस हो गया या फिर ऑडियोमेट्री के लिए जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप थ्रेशोल्ड निकालना सीख पाएंगे। ये यहाँ पर बताया बेसिकली यहाँ पर जो बताया गया है कंडक्टिव हीरिंग लॉस, उसके बारे में हमारा कहने का मतलब ये है कि ये हीरिंग लॉस जो होता है वो आउटर ईयर और मिडल ईयर के अंतर्गत होता है, जिसके अंदर जो AC और BC गैप होता है इसका होता है मोर देन 10 dB। ये यहाँ पर लिखने के लिए हम समझ सकते हैं इसको। आगे दिया गया इसके अंदर संवेदी श्रवण स्थिति सेंसरी हीरिंग लॉस। आइए इसके बारे में जानते हैं। जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असामान्य होते हैं, उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल से कम होती है, तो इस स्थिति को सेंसिनुरल हीरिंग लॉस कहते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है और इसका जो रीजन होता है मुख्यतः इनर ईयर में देखने को मिलता है। अब इसमें थर्ड दिया गया मिश्रित श्रवण स्थिति मिक्स्ड हीरिंग लॉस। जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असामान्य और उनके बीच का जो गैप है वो भी 10 dB से अधिक हो, तो उसे हम मिश्रित श्रवण स्थिति या मिक्स्ड हीरिंग लॉस कहते हैं। इसमें जो केस होता है या फिर बच्चा होता है उसके बाहरी कारण मिडल ईयर में या फिर इनर ईयर में इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि बोथ में होगा, सिर्फ दो जब फर्स्ट पेज में और सेकंड या थर्ड में से किसी भी दो में हो तो उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड बोलेंगे, और अगर इनर ईयर में होगा तो उसको बोलेंगे हम सेंसिनुरल, और अगर आउटर ईयर में और मिडल ईयर में से किसी एक में होगा तो उसको बोलेंगे हम कंडक्टिव। ये यहाँ पर बताया गया है। इन सब के आधार पर हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे और डायग्राम बनाने का भी प्रयास करेंगे, जिसके अंदर हम इनर ईयर या फिर मिडल ईयर या फिर आउटर ईयर का डायग्राम अच्छे से बना सकते हैं। आगे दिया गया इसके अंदर जो हीरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड है उसके लिए एजुकेशनल जो इम्प्लीमेंटेशन है या फिर उसको शिक्षा के साथ किस प्रकार से जोड़ा जा सकता है, उसके लिए कौन कौन सी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है श्रवण अक्षम एवं बधिर बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अनेकों प्रकार की सावधानियां रखनी पड़ती हैं। इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदारी शिक्षक पर होती है, क्योंकि शिक्षण हेतु वातावरण तैयार करने का कार्य भी शिक्षक का होता है। अतः बधिर बच्चों के शिक्षकों को निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा उसके लिए टीचर की जो प्लानिंग है, टीचिंग स्ट्रेटजी है, उसको इम्पोर्टेंट बताया गया है, क्योंकि जो टीचर होता है वही बच्चे के लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट तैयार करता है जिसमें बच्चा बगैर किसी बाधा के शिक्षा प्राप्त करता है। फर्स्ट पॉइंट दिया गया इसके अंदर, श्रवण अक्षम बच्चों को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा बच्चे के श्रवण यंत्र की जांच करना। यहाँ पर बताया कि जब टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ा रहा है तो उसका जो हियरिंग एड है उसकी जांच करे कि वह वर्किंग में है या नहीं है। इसके अंदर जो उसका हियरिंग एड है वह अच्छी क्वालिटी का हो, ये भी टीचर सुनिश्चित करेगा। ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड फेज में दिया गया इसके अंदर, श्रवण अक्षम बच्चे से बोलते समय किसी प्रकार का शोरगुल न करे एवं बच्चे की तरफ देखते हुए बोले। अब यहाँ पर बताया गया कि शोरगुल का मतलब है कि बेरे फ्री इन्वायरमेंट जब हम बनाते हैं बच्चे का तो वह साउंड प्रूफ रूम होना चाहिए, जिसमें जो इन्वायरमेंट की या फिर जो आउटर नॉइस है वो डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, इसलिए यहाँ पे साउंड प्रूफ जो रूम है उसका यूज़ करना चाहिए और बच्चे की तरफ देखकर ही हमें बोलना चाहिए, क्योंकि जो हमारी जो भी कन्वर्सेशन है उसको संपूर्ण तभी माना जाता है जिसमें हमारा बॉडी का भी एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होते हैं। विशेष रूप से देखा जाता है कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं वो हमारी बॉडी को समझते हुए या फिर उसको ऑब्जर्व करते हुए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। ये यहाँ पर बच्चे के लिए बताया गया है।
आगे बताया गया है इसके अंदर श्रवण अक्षम बच्चों को प्राकृतिक चीज़ों के बारे में अधिक से अधिक समझाकर एवं दिखाकर पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर जो बच्चों का जो TLM है उसके बारे में बताया गया है कि बच्चों के लिए विजुअल कॉन्सेप्ट, कि जिसके अंदर जो TLM है, TLM को हम अधिक से अधिक विजुलाइज बच्चों के सामने पेश करें, क्योंकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चा है वह सुन नहीं सकता लेकिन देख अच्छे से सकता है, इसलिए वह अच्छे से अधिक जो मटेरियल है उसको देखकर वह सीख सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। 4 फेज़ में बताया गया इसके अंदर श्रवण अक्षम बच्चों में प्राकृतिक भाषा का विकास करना चाहिए। अब बच्चों को बताया गया है जैसे कि डायरेक्ट एक्टिविटी, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसका फॉलोअप करते हुए बच्चों को हमें एजुकेशन या भाषा देनी चाहिए। अगर बच्चों को हम जैसे कि ऑब्जर्वेशन के लिए करते हैं या फिर IP बच्चे के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसमें बच्चों को नेचुरल चीज़ें दिखाते हुए, जैसे कि अगर बोतल है बोतल दिखाएंगे और फिर बोतल के साथ कोरिलेट करते हुए बच्चों को बोतल बोलना सिखाएंगे। ये बताया गया कि प्राकृतिक ढंग से बच्चों को भाषा का विकास करना। 5th पॉइंट दिया गया इसके अंदर श्रवण अक्षम बच्चों को कक्षा में ऐसी जगह बैठाना चाहिए जहाँ से वह शिक्षक का चेहरा ठीक से देख सके। अब यहाँ पर बताया गया जो क्लास की जो शेपिंग होती है U या C शेपिंग में होगी। अब यहाँ पर टीचर होगा और यहाँ पर बच्चे होंगे, जिससे जो टीचर है उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसका फेस रीडिंग कर सकते हैं, ताकि वह जो भी मैसेज कन्वे करना चाहता है बच्चे उसको अच्छे से लिप रीडिंग एवं लिसनिंग के द्वारा उसको समझ सकें। 6 पॉइंट दिया गया है शिक्षक पढ़ाते समय मुंह में कुछ रखकर न पढ़ाए, क्योंकि इससे उनकी वाणी में अस्पष्टता आ जाती है। अब यहाँ पर नॉर्मली हम देख सकते हैं कि अगर हम कुछ भी स्विंग कर रहे हैं, जैसे च्युइंगम चबा रहे हैं या फिर कोई भी हम खाने का कोई भी आइटम अगर हम खा रहे हैं और उसी दौरान अगर हम कोई भी बोलते हैं तो उसका जो उच्चारण होता है वह स्पष्ट नहीं होता, जिससे सामने वाले को समस्या होती है। विशेष रूप से जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके साथ यह समस्या और भी जटिल हो जाती है। तो इसलिए हम जब बच्चों की हियरिंग इम्पेयरमेंट की बच्चों की जब क्लास ले रहे हैं तो उनके लिए जब क्लास का हम डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पर टीचर को भी इस प्रकार का ध्यान रखना चाहिए कि वह एक्स्ट्रा कोई भी आइटम मुँह में ना रखे, जिससे बच्चों को अच्छे से वाणी का जो कन्वर्सेशन है वो प्राप्त हो सके। यहाँ पर हम कम शब्दों में समझ सकते हैं कि जो गुटखा या पान चबाते हैं तो उस फेज़ में भी बच्चों का नुकसान हो सकता है, तो टीचर को इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए जहाँ तक कोशिश हो। 7 दिया गया है बच्चे को दरवाज़ा या खिड़की के पास नहीं बैठाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बाहर से आवाज़ें आती हैं, जिससे बच्चे को शिक्षक की आवाज़ सुनने में कठिनाई उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो क्लासरूम है, क्लासरूम में बच्चे जब बैठते हैं तो बच्चों को दरवाजे के साथ नहीं बैठाना चाहिए। अब दरवाजे के साथ में मतलब बात क्या है कि जो VI बच्चे हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी चीज़ को देखेंगे नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा नॉइस है उससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब हम HI बच्चों के लिए बात करते हैं तो वो उनका जो विजुअल कॉन्सेप्ट होता है वो डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, बाहर कोई आ रहा है जा रहा है उसकी वजह से भी, और एक्स्ट्रा जो नॉइस है वो भी बच्चों के कान में जा रही है, जिसकी वजह से बच्चे और भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इसलिए जहाँ तक कोशिश हो बच्चों को दरवाजे के सामने या बिल्कुल आसपास नहीं बैठाना चाहिए। इसके अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है, उसमें जो बताया गया है श्रवण बाधित बच्चों को आगे की सीट पर बैठाना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो हियरिंग वाले बच्चे जिनको हियरिंग एड हमने दे चुके हैं उनको बैठाते वक्त जब क्लासरूम में उनकी जब हम सीटिंग करते हैं तो उनको टीचर के बिल्कुल पास में बैठाना चाहिए। यहाँ पर हम जो बैठाएंगे उन बच्चों को बैठाएंगे जो हियरिंग एड यूज़ करते हैं। यहाँ पर उन बच्चों को बैठा सकते हैं हम जो कि प्रोफाउंड कैटेगरी के, जो कि हियरिंग एड यूज़ नहीं करते। और यहाँ पर जब टीचर कोई भी लेक्चर देता है या फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो ये वाले बच्चे उसकी लिप रीडिंग कर सकते हैं और ये वाले उसका वॉइस को अच्छे से सुन सकते हैं। ये यहाँ पर बच्चों की जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसके बारे में बताया गया है। 9 बताया गया है शिक्षक को बड़ी मूछें या दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे औसत पठन में समस्या होती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनका चेहरे पर एक्स्ट्रा अगर हम बात करें कोई भी दाढ़ी वगैरह होगी तो बच्चों का या जो दाढ़ी वगैरह होगी उससे जो लिप रीडिंग है वो बच्चे करने में प्रॉब्लम होगी। इन सब की वजह से क्या होता है बच्चे डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं और वो अच्छे से लिप रीडिंग नहीं कर पाते। इसलिए जो टीचर है उसको अच्छे से सेव वगैरह करके
रखना चाहिए ताकि बच्चे उनका लिप रीडिंग है वो अच्छे से कर सके और एजुकेशन को अच्छे से प्राप्त कर सके। ये टीचर के लिए गाइडलाइंस हैं कि उनको अच्छे से ड्रेसिंग करनी चाहिए, जिसमें उनका ये वाला एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसको बहुत ही अच्छे से इसको ध्यान में रखते हुए अपडेट रखना चाहिए। 10 पॉइंट दिया गया है, स्वर्ण बाधित बच्चों को पढ़ाते समय अतिरिक्त हाव भाव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया कि जो स्वर्ण बाधित बच्चों को जब हम पढ़ा रहे हैं तो उनके सामने नॉर्मल साउंड या फिर किसी भी प्रकार के जो अनैतिक साइन होते हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अनैतिक साइन हम समझ सकते हैं कि जो सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, ये यहाँ पर उन बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए जब भी हम हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए एजुकेशन का प्लान करते हैं तो इन सब बातों का अच्छे से हमें ख्याल रखना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बारे में आगे जानते हैं।